नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारा जो पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि आज करंट के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज जो था उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताया था कि चार्ज होता क्या है, कितने इसकी यूनिटें होंगी, किस तरीके से कूलाम का नियम भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज मैंने बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा क्या होगी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि करंट होती क्या है। जो पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ अपने जो है इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो एक तो चीज़ आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले करंट होती क्या, डेफिनेशन इसके अपने पढ़ने वाले हैं। और फिर इसके अंदर जो फार्मूले जो होंगे, सूत्र जो होंगे इसके, वो पढ़ेंगे। फिर इसकी यूनिट जो होगी वो पढ़ेंगे। यूनिट के बाद में ध्यान रखना कि इसके अंदर जो 1 एम्पीयर जो होगी उसकी परिभाषा क्या होगी, यानी 1 एम्पीयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। 1 एम्पीयर की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। और एक इसके अंदर धारा की इंटरनेशनल जो परिभाषा यानी कि धारा की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा, उसके बारे में भी अपने देखेंगे क्या है उसकी। फिर ध्यान रखना, एक अपने पढ़ेंगे धारा घनत्व। और फिर यहाँ अपने बात करेंगे धारा कितने टाइप्स की होगी, करंट कितने प्रकार की होगी। और एक अपने बात करेंगे धारा जो होगी, धारा का वेग क्या होगा, ठीक है। और धारा का जो इफेक्ट जो होगा वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो यहाँ इतना जो पार्ट अपने कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग अगर करंट पढ़ रहे हो तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा करंट बोलेंगे किसको, तो यानी कि इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि इसका फार्मूला अगर आप लोग देखें, यानी कि धारा, ठीक है, विद्युत धारा बोलेंगे इसको। तो धारा आपको फार्मूले से पता चल रहा है कि इसके फार्मूले से अपने बताएंगे कि सूत्र देखो क्या होगा, I बराबर आपने पढ़ा होगा Q अपॉन में T पढ़ा होगा। और Q का जो मान आपने पढ़ा है, Q बराबर जो होगा N इंटू E होगा। इसका मतलब I जो होगा, इस Q की जगह आप लोग लिखे तो N इंटू E अपॉन में क्या लिख सकते हो, T। यानी कि यहाँ से करंट की डेफिनेशन देखो दो तरीके से बना सकते हो, ऊपर चार्ज है नीचे टाइम है। तो यानी आवेश प्रवाह की दर भी क्या बोलोगे, धारा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर भी क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आवेश प्रवाह, आवेश या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। तो यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन जो याद रखनी है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। फिर एक चीज देखो आप लोग, यहाँ से फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि I बराबर क्या होगा, Q अपॉन में T रहेगा, I बराबर N इंटू E अपॉन में क्या रहेगा, T रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो आवेश होगा वह N इंटू क्या रहेगा, E रहेगा। फिर अगर अपनी इसकी मात्रकों की अगर अपने बात करें, यूनिट्स की बात करें इसकी, तो देखो गैल्वेनोमीटर आप लोगों ने नाम सुना होगा। गैल्वेनोमीटर का जो आविष्कार किया था वो थे आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। आंद्रे मेरी एम्पियर थे। इसका मतलब करंट का जो यूनिट जो है, करंट की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, एम्पियर रहेगी। तो यानी कि एक मात्रक आपको यहाँ से याद रखना एम्पियर रहेगा, ठीक है। एक मात्रक आपको यहाँ से याद रखना एम्पियर जो होगा। और एम्पियर का जो सिंबल रहेगा उसको ए से लिखेंगे। अब आप लोग दूसरा देखें, यहाँ से I बराबर क्या रहेगा, Q अपॉन में क्या रहेगा, T, ठीक है। Q का जो मान होगा, Q का जो मात्रक रहेगा आवेश है, और इसकी जो मात्रक रहेगा, इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी कूलाम। तो यानी कि एम्पियर जो होगा वो किसके बराबर होगा, कूलाम प्रति सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड में अगर आपसे पूछा जाए वो किसकी यूनिट होगी, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो। इसके अलावा ओम के नियम से भी इसकी परिभाषा बना सकते हो, ओम के नियमानुसार भी इसका फार्मूला आप लोग निकाल सकते हो। I बराबर क्या रहेगा, V अपॉन में R रहेगा। तो जैसे जैसे अपने टॉपिक आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे करंट के और नए फार्मूले भी आप लोग देखोगे। तो यहाँ से एक मात्रक और बनाना चाहते हो तो भी आप लोग यहाँ कर सकते हो, यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ से बना सकते हो आप लोग वोल्ट प्रति ओम, ठीक है। इसके अलावा इसका अगर सीजीएस मात्रक बनाना है तो आप लोग काम क्या करेंगे, स्टेट लगाएंगे आगे, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। और आगे क्या लगा देंगे, करंट है तो करंट का आगे क्या आ जाएगा, एम्पियर। तो स्टेट एम्पियर इसको क्या करेंगे अपने बोलेंगे। तो यहाँ से इसके ये क्या है, अलग अलग क्या रहेगा अपना आवेश प्रवाह की दर, ये इसके फार्मूले रहेंगे। और यहाँ जो मैंने आपको बताई है सारी की सारी के इसकी यूनिट है। उसके बाद देखें, अब बात करेंगे कि जो करंट जो होगी, करंट का जो सिंबल है वो I क्यों है। आपको पता है कि करंट को अपने C से नहीं लिखते, यानी कि इसको C से डिनोट नहीं किया जाता, I से डिनोट किया जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो देखो इसके पीछे रीजन देखो क्या रहेगा।
करंट का जो है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहा जाता था कि इंटेंसिटी ऑफ करंट, इंटेंसिटी ऑफ करंट यानी कि धारा की तीव्रता। तो यहां से I का मान, जो धारा है उसका जो सिंबल लिया गया वो I यहीं से लिया गया। जिस तरीके से मैंने आवेश के अंदर आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी कि आवेश होगा, उसका जो प्रतीक जो रहेगा वो क्या, किससे डिनोट करते हो, Q से। ठीक है, तो Q क्यों लिया गया, वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है उसको, इस वजह से उसका जो मान लिया गया वो Q लिया गया। तो यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसके अंदर जो धारा की डेफिनेशन क्या होगी, इसके मात्रक क्या होंगे, इसकी यूनिटें क्या होगी, इसके फार्मूले क्या होंगे। अब उसके बाद देखें करंट के अंदर, करंट के अंदर देखें तो 1 एम्पीयर की डेफिनेशन यानी कि 1 एम्पीयर की परिभाषा देखेंगे अपने। 1 एम्पीयर की परिभाषा, तो देखो यहां से कई डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो। तो सबसे पहला फार्मूला था I बराबर था Q अपॉन में T, यानी कि I बराबर आपके पास क्या था, Q अपॉन में T। अगर मैं Q का मान भी 1 कूलाम लेता हूं और इस टाइम का मात्रक अगर टाइम का मान लेता हूं 1 सेकेंड, तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हो, पहली डेफिनेशन देखो क्या बना सकते हो, यदि 1 सेकेंड के अंदर, यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश ट्रांसफर हो या प्रवाहित हो, 1 कूलाम आवेश क्या हो, प्रवाहित हो, तो धारा की मात्रा क्या होगी, या धारा की मात्रा क्या रहेगी, 1 एम्पीयर। तो धारा की मात्रा क्या रहेगी, 1 एम्पीयर रहेगी। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि यदि 1 कूलाम आवेश है, अगर वो 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित हो रहा है, तो धारा की मात्रा क्या रहेगी। या इसका यहां से देखो आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, 1 कूलम्ब, ठीक है, COUMB कूलम्ब, 1 कूलम्ब प्रति सेकंड। तो 1 कूलम्ब प्रति सेकंड जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहां से याद रखना 1 एम्पीयर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहां से याद रखें। दूसरी डेफिनेशन देखो क्या बन सकती है कि अगर आप लोग देखें कि अगर 1 एम्पीयर की धारा, ठीक है, कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि 1 एम्पीयर की जो धारा है या 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर यहां से Q का जो मान अगर देखें कि 1 कूलाम जो होगा, 1 कूलाम के अंदर इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको कल बताया था कि 1 कूलाम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 0.625 इंटू 10 की पावर 19। इसका मतलब अगर आपने यहाँ 1 कूलाम लिया, इसका मतलब इस 1 कूलाम की जगह आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले सकते हो कि 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम की जगह क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। 1 सेकंड के अंदर 0.625 इंटू 10 की पावर 19 या इसको 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, तब धारा की मात्रा यहां भी क्या रहेगी, 1 एम्पीयर रहेगी। तब धारा की मात्रा क्या रहेगी, 1 एम्पीयर रहेगी। तो दूसरी डेफिनेशन आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से बना सकते हो। या एक डेफिनेशन और भी बना सकते हो कि अगर कोई 1 ओम का प्रतिरोध है, उसके अगर एक सिरों पर अगर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या रहेगा, 1 एम्पीयर। लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक ये और एक ये 2 डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक देखो इंटरनेशनल डेफिनेशन, अंतरराष्ट्रीय परिभाषा देखो यहां से कि धारा जो होगी इसकी अंतरराष्ट्रीय परिभाषा देखो क्या होगी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये वैसे तो आप लोग काम क्या करेंगे, जब मैग्नेट पढ़ेंगे तब उसके अंदर देखेंगे इस चीज के बारे में। तो 1 एम्पीयर की अपने बात करेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज देखो क्या रहेगी। देखो आप लोगों ने अगर मैग्नेट पढ़ा होगा तो मैग्नेट के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, मैग्नेट के अंदर आपने पढ़ा होगा इस चीज को कि धारा की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या होगी। जैसे मान लेते अपने पास क्या, ये 2 कंडक्टर हैं, ठीक है, 2 कंडक्टर होंगे इस तरीके से। या तो इनके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, और या क्या रहेगी, विपरीत। अगर ये सेम रहेगी तो इनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा, अगर ये विपरीत होगी तो प्रतिकर्षण बल का काम करेगा। इसका मतलब 2 समांतर चालकों के बीच के अंदर जो क्या होगा, कोई ना कोई या तो आकर्षण बल काम करेगा या प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो इसका मतलब 2 समांतर चालकों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वो किस तरीके से दिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, F बराबर रहेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। तो 2 समांतर चालक है, उनके अंदर अगर धारा प्रवाहित करेंगे I1, यानी कि इसके अंदर I1 है और इसके अंदर क्या है I2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं क्या D है। तो इस समय इन दोनों के बीच में कोई ना कोई क्या करेगा, या तो आकर्षण बल काम करेगा या प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ये डिटेल मैंने आपको मैग्नेट है उसके अंदर बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि I1 और I2, यानी कि आपको 1 एम्पीयर की डेफिनेशन निकालनी है। तो मैं काम क्या करूंगा, I1 का मान भी 1 एम्पीयर ले लेता हूं और I2 का मान भी कितना ले लेता हूं, 1 एम्पीयर।
ठीक है, 1 एम्पियर ले लिया। और डी का जो मान है वो ले लिया मैंने 1 मीटर। इसका मतलब काम क्या हुआ कि जब दो चालक जो होंगे जिनमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा, यदि उन दोनों के बीच की दूरी क्या 1 मीटर है, ठीक है। अब आप लोग यहां से देखें, अगर इसका मान मैं 1 लेता हूं, इसका मान भी 1 लेता हूं, डी का मान क्या लूंगा 1 लूंगा, तब आप लोग देखें फोर्स का जो मान आएगा F बराबर, ये म्यू जो है ये मैंने आपको कल भी बताया था, इसका जो मान रहेगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 रहेगा। और करंट का मान 1 लिया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 पाई को वैसे ही छोड़ देंगे और डी का मान कितना लेंगे 1। अब आप लोग यहाँ से देखें, ऊपर 4 पाई है, नीचे 2 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से F का जो मान आएगा वो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन आएगा। इसका मतलब यहाँ से इंटरनेशनल जो डेफिनेशन जो होगी, अंतर्राष्ट्रीय जो परिभाषा होगी, यहाँ से क्या बनेगी कि दो समांतर चालक अगर वो क्या निर्वात के अंदर है, ठीक है, कैसे है निर्वात के अंदर है, तो उनके बीच उनमें प्रवाहित धारा की मात्रा 1 एम्पियर होगी यदि उनके बीच की दूरी क्या हो 1 मीटर और उनके बीच में कार्य करने वाला बल कितना हो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन हो। तो ये इसकी क्या इंटरनेशनल डेफिनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है। दोबारा देखें एक बार कि दो अगर समांतर चालक है जिनमें, ठीक है, जो निर्वात में रखे गए हैं और उनके बीच की दूरी कितनी 1 एम्पियर 1 मीटर है। अगर दो समांतर चालक निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर हो और उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर ये डायरेक्शन सेम होगी तो आकर्षण बल लगेगा, अगर विपरीत होगी तो प्रतिकर्षण लगेगा। ये पूरा अपने उसके अंदर पढ़ेंगे मैग्नेट के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर यदि उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वो 2 इंटू 10 की पावर -7 है, तो धारा की मात्रा क्या रहेगी 1 एम्पियर रहेगी। तो ये इसकी क्या इंटरनेशनल क्या है डेफिनेशन है। तो यहाँ से आपको ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद देखें, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, और ये आपको याद रखना है कि अगर दो समांतर चालक है और उनके बीच में लगने वाला बल अगर आपसे पूछा जाए तो किस फार्मूले से दिया जाता है, तो इस फार्मूले से क्या किया है यहाँ से जो है वो दिया जाता है। तो ये तो होगी इसकी करंट जो थी, इसकी डेफिनेशन क्या क्या रहेगी। अब अपने बात करेंगे कि करंट जो होगी इसकी, ठीक है, अब अपने बात करेंगे करंट जो होगा, करंट की दिशा यानी कि विद्युत धारा की क्या बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे। और एक अपने बात करेंगे धारा का जो वेग है, वेलोसिटी जो होगी वो क्या रहेगी, ठीक है, धारा का वेग बोल दो या गति बोल दो, इसकी स्पीड जो होगी वो किस माध्यम से दी जाती है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। डायरेक्शन से पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, वो रहेगा धारा के प्रकार पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा विद्युत धारा के प्रकार पढ़ेंगे। देखो यहाँ करंट की अगर हमने बात करें तो करंट जो होती है वो 2 टाइप्स की होगी, एक तो होगी अल्टरनेटिव और दूसरी कौन सी होगी डायरेक्ट करंट होगी। तो सबसे पहले हमने अल्टरनेटिव करंट देखेंगे। अल्टरनेटिव करंट का मतलब रहेगा ऐसी, यानी कि AL अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का हिंदी में मतलब जो रहेगा वो रहेगा प्रत्यावर्ती। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो इसके अंदर डायग्राम देखें, ये कई प्रकार की होगी, ठीक है, यानी कि ऐसी करंट होगी वो भी कई टाइप की होगी। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको बना के बता रहा हूँ, यहाँ होगी ये साइन वेव, इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये साइन वेव हो गया। और ये अगर अपने बात करें इस तरीके से, ये स्क्वायर वेव हो गया। इसके अलावा इनके फॉर्म फैक्टर क्या होंगे, RMS मान क्या होंगे, सारा का सारा ऐसी थ्योरी जब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अपने, सारा का सारा जो डिटेल रहेगा। इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, वर्ग कैसे बनता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम जब बनाओ तो आप लोग चारों सेम बनाएंगे। इसके अलावा तीसरी जो वेव रहेगी वो रहेगी ट्रायंगुलर, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार। तो ट्रायंगुलर जो शेप होगी वो इस तरीके से बनाई जाती है, त्रिभुज के जैसे बनेगी, ठीक है। और एक अपने बात करें तो वो रहेगी सॉटूथ, यानी कि आरी दंत रंग रहेगी। तो आरी के दांतों जैसे बनाएंगे इसकी शेप को, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया सारी की सारी अल्टरनेटिव करंट है उसके टाइप से। तो ये मैंने आपको बताया, देखो ये साइन वेव होगा, इसकी जो तरंग होगी वो साइन वेव के जैसे बनेगी, और ये स्क्वायर होगी, ये ट्रायंगुलर होगी, ये सारे की सारी जो भी है ये सारी ऐसी तरंग के प्रकार है। अब ऐसे की डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, अगर आप लोग ग्राफ बनाते हो इस तरीके से, तो यहाँ ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इधर x पॉजिटिव चलेगा और इधर क्या चलेगा, माइनस। यानी कि आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि ऐसी करंट जिसकी दिशा बदले। दिशा बदलने का मतलब ऊपर पॉजिटिव होगी, नीचे क्या चलेगी, नेगेटिव चलेगी, इस तरीके से, ठीक है। यहां से अगर आप लोग देखें,
और दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एनी टाइम इस करंट का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर वेव के अंदर देखेंगे तो स्क्वायर वेव के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मान क्या रहेगा, इसका स्थिर रहेगा, फिर एकदम क्या आएगा, डाउन आएगा। तो लेकिन अल्टरनेटिव करंट की अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या रहेगा, ऐसी तरंग जिसकी दिशा बदले, ठीक है, ऐसी तरंग जिसकी दिशा बदले साथ में उसका मान भी बदले, क्योंकि एनी टाइम इसका मान स्थिर नहीं है। देखो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो मान होगा, क्योंकि ये सारा अगर ये टाइम मानते हैं अपने और ये वोल्टेज का मानते हैं, वोल्टेज मानो तो वोल्टेज लिखो तो वोल्टेज, करंट लिखो तो करंट, तो एनी टाइम इसका मान देखो यहाँ पहले मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, और इस पॉइंट पर इसका मान क्या रहेगा, मैक्सिमम, फिर आगे धीरे धीरे डाउन आएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मान क्या था, स्थिर चले, तो फिर अचानक क्या आ गया, डाउन, फिर इसने अपनी डायरेक्शन भी क्या कर ली, चेंज। इसी तरीके से इनमें देखेंगे तो ऐसी करंट जिसकी दिशा भी बदले और मान भी बदले, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव करंट। यानी कि ऐसी करंट जिसका मान बोल सकते हो या परिमाण बोल सकते हो पेपर के अकॉर्डिंग, परिमाण प्लस दिशा दोनों क्या हो, चेंज हो, ठीक है, दोनों क्या हो, चेंज हो। तो ये जो आपने जो करंट रहेगी वो रहेगी अल्टरनेटिव करंट। अब याद बात करते हैं कि ये जो वेव जो होगी आपको कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, ये कहाँ और कहाँ। देखो ये सबसे कॉमन वेव है जो अपने इंडिया के अंदर चलती है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वेव जो होगी, कौन सी ऐसी तरंग जो होगी वो सामान्य तरंग है या कॉमन तरंग है, तो आपका आंसर होगा साइन वेव। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, अगर आपको साइन वेव का मान या साइन वेव प्राप्त करना है तो आप लोग काम क्या करेंगे, एक तो अल्टरनेटर, दूसरा कौन सा, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो होगा उसका जो आर्मेचर जो होगा, उसके आर्मेचर में जो बनेगी वो यही होगी। एसी जनरेटर के आर्मेचर या अल्टरनेटर के आर्मेचर में बनेगी वो भी ये होगी। लेकिन अल्टरनेटर जो होगा वो आउटपुट आपको देगा वो यही देगा, लेकिन डीसी जनरेटर का आउटपुट जो होगा वो आपका ये वेव नहीं होगी। तो इसका मतलब याद रखेंगे, एसी जनरेटर या अल्टरनेटर लिख सकते हो, एसी जनरेटर जो होगा वो आपको कौन सी तरंग देंगे, वो साइन वेव देंगे। इसके अलावा एक आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऑसिलेटर, दोलित्र कहा जाता है, ठीक है, तो ऑसिलेटर भी होगा, वो भी आपको कौन सी तरंग देगा, वो साइन भी देगा। ऑसिलेटर से तो आप लोग 1, 2, 3 या 4 हो, यानी कि ऑसिलेटर से आप लोग बाकी सारी तरंगे क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपसे अगर पूछा जाए। और दूसरी बात ध्यान रखना, जो स्क्वायर हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, साटूथ हो गया, ये सारे की सारी बोलते हैं नॉन साइनसोडियल वे बोलेंगे। दूसरी बात, इनको जिस अल्टरनेटर से या जिस ऑसिलेटर से प्राप्त करेंगे उस ऑसिलेटर का जो नाम होगा वो होगा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, विश्रांति ऑसिलेटर या एज या वक्रीय दोलित्र। तो अल्टरनेटिव करंट के बारे में आपको याद रखना है, ऐसी करंट जिसका परिमाण भी बदले और जिसकी डायरेक्शन भी बदले, दिशा भी बदले, वो जो होगी आपकी कौन सी करंट होगी, वो होगी अल्टरनेटिव करंट। अब अपने बात करेंगे डीसी या डायरेक्ट करंट की, जो इसका दूसरा टाइप्स रहेगा। और अपने घरों के अंदर जो आती है वो साइन वेव होती है। तो अपने बात करेंगे डीसी, डीसी या इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। देखो अपने पास तो डायरेक्ट करंट का मतलब देखो इसके भी कई प्रकार होंगे। तो सबसे पहले इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये टाइम आएगा और यहाँ आप लोग वोल्टेज या करंट दिखा सकते हो। इसको बोलेंगे प्योर डीसी, यानी कि शुद्ध डीसी होगी जो सेल या बैटरी से आपको मिलती है। फिर अपने बात करेंगे वेरिएबल डीसी, ठीक है। वेरिएबल डीसी का मतलब क्या होगा, जिसका मान क्या होगा, चेंज होगा। इस तरीके से ये टाइम हो गया और यहाँ क्या हो गया, वोल्टेज या करंट दिखा सकते हो। फिर तीसरा अगर अपने देखें जिसका नाम होगा पल्सेटिंग, स्पंदित डीसी जिसको आप लोग बोलोगे। और इसका अगर डायग्राम देखें, ठीक है, वो हाफ वेव होगा या फुल वेव होगा उस बात पर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अब आप लोग देखें यहाँ पर ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो अल्टरनेटिव करंट थी उसके अंदर तो क्या था, वो प्लस और माइनस दोनों में जा रही थी। लेकिन यहाँ देखें तो आप लोग ऊपर वाला देखो प्लस में, लेकिन नीचे कोई करंट नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट करंट कौन सी होगी, जिसकी दिशा नहीं बदलती, यानी कि ऐसी करंट जिसकी दिशा नहीं बदलती, यानी कि जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज नहीं होगी, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करें, याद रखें। दूसरी बात, प्योर डीसी कौन सी, प्योर डीसी वो होगी जिसकी मान भी ना बदले और जिसकी डायरेक्शन भी ना बदले, यानी कि इसका डायरेक्शन देखो सभी के अंदर चेंज नहीं हो रही। इसके अंदर एक बात और याद रखेंगे, इसका जो परिमाण जो होगा वो भी क्या होगा, चेंज नहीं होता। और दूसरी बात याद रखेंगे, इसको किस उपकरण की सहायता से प्राप्त करेंगे, तो ये सेल हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है,
और इसके अलावा जो डीसी जनरेटर जो होता है, ठीक है, डीसी जनरेटर जो है उसकी सहायता से इसको क्या किया जाता है, अपने को प्राप्त किया जाता है। यानी कि प्योर डीसी वाले उपकरण अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से इसके सोर्स होंगे, तो सेल हो गया, बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया। और ये वेव भी आपको याद रखना है कि डायग्राम देके पूछा जाए कि कौन सी तरंग है, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो। फिर बात करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होगा जिसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन जिसका मान या परिमाण हो रहा है वो चेंज हो रहा है। और ये जो अपने को मिलेगी, ये मिलेगी वेक्टर से, ठीक है। इसके अलावा आपने बात करें पल्सेटिंग डीसी की, तो पल्सेटिंग डीसी के अंदर भी ये सेम है, और इसके अंदर ये पल्स के रूप में मिलेगी, ठीक है। ये अपने बात करेंगे जब अपने रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें तो ये जो मिलेगी अपने को वो मिलेगी रेक्टिफायर से मिलेगी, जिसको आप लोग डायोड बोलेंगे। इसके अलावा जो SCR जो होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है, वो भी आप लोग कहाँ किस तरीके से देगा, वो भी ये देगा। इसके अलावा रेक्टिफायर के अंदर कई टाइप्स पढ़ेंगे, हाफ वेव, फुल वेव, मेटल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा मर्करी आर्क हो गया। तो डायरेक्ट करंट कौन सी होगी, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज नहीं होगी। और अल्टरनेटिव करंट कौन सी होगी, जिसकी डायरेक्शन भी चेंज हो और परिमाण भी चेंज हो। अगर वो ऐसी डीसी करंट है जिसका परिमाण भी चेंज नहीं हो रहा और जिसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो वो अगर आपसे पूछा जाए तो वो हमेशा कौन सी होगी, वो प्योर डीसी रहेगी। तो ये तो डीसी के प्रकार, यानी कि डीसी जो करंट के प्रकार, यानी कि करंट जो होगी वो कितने टाइप्स की होगी। अब अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की, कि करंट जो होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो करंट की डायरेक्शन देखेंगे। अब क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब अपने करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो यानी कि धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा। देखो यहां से इसके अंदर 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपने पास क्या है, ये कोई लैंप है और ये आपने काम किया, इसको सेल से जोड़ दिया। तो अब आपको पता है कि जो करंट जो फ्लो होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव की ओर जाएगी, यानी कि यहाँ से इस तरीके से जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। यानी कि ये काम क्या करेगा, जो विभव जो होगा, ये विभव जो होगा, जब आप लोग यहाँ विभव का अंतर लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींच कर लाएगा, और यहाँ से करंट की जो डायरेक्शन होगी वो उल्टी चलेगी। तो पहला तो आपको ये बात याद रखना है कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉनों की हमेशा क्या होगी, जस्ट विपरीत होगी। दूसरी बात याद रखेंगे कि ये उच्च विभव है, ये क्या निम्न विभव। तो फोर्स जहां ज्यादा होगा वो कम फोर्स की ओर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। और जब आप लोग वोल्टेज बढ़ेंगे, विभव बढ़ेंगे, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जब आप लोग पढ़ेंगे तो विद्युत विभव को ही कहा जाता है। तो धारा की डायरेक्शन में पहले तो आपको याद रखना है कि धारा की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉनों के क्या होगी, विपरीत होगी। इलेक्ट्रॉनों के क्या होती है, विपरीत होगी। एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, एक तो अपने पास डीसी सप्लाई है और दूसरी कौन सी रहेगी, एसी रहेगी। तो डीसी के अंदर इसकी डायरेक्शन देखें तो प्लस टर्मिनल, ठीक है। डीसी की जो डायरेक्शन होगी इसके अंदर यहां बता देता हूं, यानी कि धारा की जो दिशा जो होगी वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। उच्च विभव से क्या होगी, निम्न विभव की ओर होगी। अब आपको बात करते हैं कि डीसी जो होगी इसके अंदर क्या रहेगी, डीसी के अंदर जो डायरेक्शन रहेगी वो प्लस टर्मिनल से माइनस की ओर, यानी कि धन टर्मिनल से, जिसको आप लोग एनोड भी बोल सकते हो, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। लेकिन अगर अल्टरनेटिव करंट मैं लेता हूं यहां पर, ठीक है, अल्टरनेटिव अगर मैं करंट लेता हूं तो आपको पता है ये फेज होगा और ये न्यूट्रल होगा। तो अगर आपके घरों में 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो फेज का जो विभव होगा वो 230 रहेगा। जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा और न्यूट्रल का विभव क्या रहेगा, 0। जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो इस फेज पर जो विभव होगा 230 और न्यूट्रल पर कितना, 0। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर उच्च विभव कौन सा है, फेज का, और निम्न विभव कौन सा है, ये। तो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो फेज से क्या रहेगी, न्यूट्रल। यानी कि एसी के अंदर पहली कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है, धन अर्ध चक्र के दौरान, यानी कि धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान, ठीक है। इस समय जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी फेज से न्यूट्रल की ओर, यानी कि फेज से न्यूट्रल की ओर रहेगी। लेकिन अगला अगर आपका साइकिल देखें, अगला साइकिल देखें तो यहाँ जो बनेगा वो ये आएगा माइनस का 230। अब ये माइनस का 230 बड़ा होगा, ये 0 बड़ा होगा, तो माइनस की संख्या है, ये 0, तो ये 0 बड़ा होगा। इस समय इसकी जो डायरेक्शन रहेगी करंट की वो रहेगी न्यूट्रल से फेज की ओर। तो यानी कि ऋणात्मक जो अर्धचक्र जो होगा, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल जो होगा, उस समय अगर आप लोग देखें तो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी न्यूट्रल से क्या रहेगी, फेज की ओर।
तो न्यूट्रल से क्या रहेगी, फेज की ओर। तो करंट की अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो दो तरीके से आप लोग याद रखेंगे। करंट की जो डायरेक्शन होगी वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत प्रवाहित होगी। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, अगर डीसी सप्लाई है तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होगी, यानी कि इसमें धारा की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ऐसी अगर अपने बात करें तो डायरेक्शन पॉजिटिव में भी होगी और नेगेटिव में भी होगी, यानी कि फेज से न्यूट्रल की ओर भी होगी और न्यूट्रल से फेज की ओर होगी। दोनों कंडीशन के अंदर ये करंट चलेगी। तो धनात्मक साइकिल आएगा तो पॉजिटिव से फेज से न्यूट्रल की ओर होगा, न्यूट्रल की ओर होगा, और ऋणात्मक साइकिल आएगा तो न्यूट्रल से फेज की ओर होगा। तो यहां से आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। तो इसके बाद अपने बात करेंगे करंट की जो वेग जो होगा, यानी कि करंट की जो वेग जो है वो किस तरीके से डिनोट किया जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि करंट का वेग क्या होगा। तो धारा का अपने बात करेंगे, धारा का वेग, ठीक है। करंट का जो वेग होगा, यहां से देखो कि नॉर्मल करंट का जो वेग माना गया है कि निर्वात के अंदर जो प्रकाश का जो वेग जो होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि निर्वात के अंदर जो प्रकाश का जो वेग होगा वो क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होगा वो निर्वात के अंदर किसी भी प्रकाश की जो चाल होगी वो निर्वात के अंदर ही होगी। तो यानी कि धारा का जो वेग माना गया है वो इसी के बराबर क्या किया गया, माना गया। तो यहां से आपको ये बात क्या करनी है, याद रखनी। इसके बाद देखिए इसके अंदर एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो क्या होगा, ये तो जो मैंने अभी आपको बताया था, ये इसको बोला जाता है अपवहन वेग। मान लेते हैं कि अपने पास ये कंडक्टर है इस तरीके से, और इस कंडक्टर के अंदर आपको पता है कि सोना, तांबा, चांदी किसी का भी बना हो सकता है, और कोई भी जो परमाणु होगा उसके अंदर क्या होगा, हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे पूरा जो कंडक्टर जो होगा उसके अंदर, ठीक है। अब ये काम क्या करेंगे, कंडक्टर पर जब तक कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता, यानी कि जब तक इस पर आप लोग कोई भी फोर्स नहीं लगाते, मतलब आप लोग इसको विद्युत सप्लाई से नहीं जोड़ते, यानी कि जब तक आपने इसको कोई भी सप्लाई नहीं दी, तब तक काम क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये अलग अलग दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। कोई कहीं करेगा, कोई कहीं करेगा, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, गति करते हैं, जब तक आप लोग इसको कोई भी सप्लाई नहीं देते तब तक। इसका मतलब इन सभी का अगर औसत वेलोसिटी अगर देखेंगे इस समय के अंदर, यानी कि जब आप लोग यहाँ कोई भी सप्लाई नहीं देते, उस समय जो आप लोग इसको क्या करेंगे, कोई भी सप्लाई नहीं देते, तब तक इसका जो औसत वेलोसिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0, यानी कि एवरेज वैल्यू वो वेग जो रहेगा, वेलोसिटी रहेगा वो यहाँ क्या रहेगा, 0। लेकिन जैसे ही आपने काम किया गया इसको, जैसे ही आपने क्या किया, विभव दिया, तो ये फोर्स क्या करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो काम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को एक विशेष डायरेक्शन के अंदर लेने का काम करेगा। मतलब अगर आपने इसको प्लस यहाँ दिया है तो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो प्लस से माइनस की ओर रहेगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर की ओर गति करेंगे, वो गति करेंगे अपने माइनस से प्लस टर्मिनल की ओर। तो ये भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वो किस डायरेक्शन की ओर होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इनका जो वेग जो होगा उसको बोलेंगे अपवहन वेग। अगर यहाँ करंट का करंट अगर आपको निकालनी हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी हो तो QA, ठीक है, म्यू डी रहेगा यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे ये जो Q जो होगा इसका जो मान होगा वो क्या रहेगा, I बराबर क्या रहेगा, NE/AVD। और यहाँ आपको पता है ये जो Q जो रहेगा ये चार्ज रहेगा, A जो होगा ये इसका एरिया रहेगा, यानी कि जो कंडक्टर जो होगा इसका एरिया होगा ये, ठीक है, और VD होगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब आप लोग निकालेंगे, म्यू होगा सॉरी, तो I बराबर क्या आएगा, NEA आएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा VD I/NE/A। तो ये जो था अपवहन वेग था, यानी कि जब आप लोग किसी भी कंडक्टर को क्या करेंगे, जब बाहर से विद्युत सप्लाई देंगे तो उस समय करंट जो होंगे वो एक विशेष डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, गति करेंगे। उस समय जो इनका जो वेग होगा उसको बोलेंगे अपवहन वेग। अगर आपको अपवहन वेग दे रखा है तो करंट का जो मान होगा वो इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ से आप लोग इसका मान निकालना चाहेंगे तो अपवहन वेग की जो फार्मूला जो बनेगा यहाँ पे I/NE, ठीक है, A रहेगा। तो ये तो बात थी करंट की वेग के बारे में। उसके बाद अपने बात करेंगे धारा घनत्व के बारे में। करंट डेंसिटी देखो क्या होगी, जिस तरीके से आवेश डेंसिटी पढ़ा होगा आपने, चार्ज डेंसिटी पढ़ा होगा या आपने फ्लक्स डेंसिटी पढ़ा है, तो धारा घनत्व देखो क्या रहेगा, करंट डेंसिटी जिसको कहा जाता है करंट डेंसिटी, ठीक है। अब करंट डेंसिटी के अंदर देखो क्या बनेगा अपने पास, करंट डेंसिटी का फार्मूला देखें सबसे पहले, J बराबर रहेगा I/A। और ये फार्मूला याद रखना, ओम के नियम के अंदर जब हमने बात करेंगे तो ओम के नियम के अंदर इसका यूज करेंगे हमने। तो I/A रहेगा, अगर मैं एरिया का मान लेता हूँ 1 मीटर का स्क्वायर, तो J बराबर क्या आएगा, I आएगा।
इसका मतलब अगर आप लोग करंट डेंसिटी या धारा घनत्व की डेफिनेशन निकालते हो तो क्या बनेगा, इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की जो मात्रा होगी, प्रवाहित धारा की मात्रा वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी करंट डेंसिटी, यानी कि प्रवाहित धारा की मात्रा क्या कहलाएगी, करंट डेंसिटी कहलाएगी। यहाँ से इसकी अगर यूनिट निकालें, मात्रक निकालें, तो मात्रक देखो क्या बनेगा, करंट का जो मात्रक रहेगा वो एम्पियर रहेगा और एरिया का जो मात्रक रहेगा वो रहेगा मीटर का स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो वो किसकी यूनिट है, वो करंट डेंसिटी की यूनिट होगी। और अगर आपको पूछा जाए कि लंबाई भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो किस चालक का करंट डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका करंट क्षमता सबसे ज़्यादा होगी उसकी करंट डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ ध्यान रखना, समान लंबाई व समान क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा करंट डेंसिटी अगर आपसे पूछा जाए किस कंडक्टर की होगी, सबसे ज़्यादा करंट डेंसिटी यानी कि जे का जो मान होगा, जे का जो मान रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा जो चालक होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो इसका मतलब करंट क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी उसका धारा घनत्व ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है सिल्वर जो होगा, ठीक है, मतलब जो चांदी जो होगी सबसे ज़्यादा करंट डेंसिटी अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा करंट डेंसिटी किसकी होगी, वो सिल्वर की होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके अलावा एक चीज़ और देखें, फिर मैं अगली क्लास में अपने बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में कि करंट जो होगी वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसके बारे में भी हमने बात करें। देखो, एक तो होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर, ठीक है। एक अपने पास वेक्टर करेंगे, एक अपने बात करेंगे स्केलर, और एक अपने पास होगा फेजर, ठीक है। अब आप लोग देखो, वेक्टर का मतलब तो होगा सदिश, यानी कि जिसके परिमाण के साथ साथ आप लोग दिशा भी रिप्रेजेंट करते हो, और स्केलर का मतलब ये होगा, ठीक है, स्केलर का मतलब ये होगा कि जिसका केवल परिमाण आप लोग दिखाते हो, ठीक है। जैसे अपने पास करंट जो होगी, यानी कि जो डायरेक्ट करंट होगी, डीसी करंट जो होगी, वो कौन सी होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लोग देखें केवल एक ही जो वो क्या चलेगी, डायरेक्शन चलेगी। फेजर अगर आप लोग देखें, फेजर क्वांटिटी कौन सी होगी या फेजर राशियां कौन सी होगी, तो फेजर राशियां वो होगी जिसके आप लोग परिमाण भी दिखाते हो, उसके साथ साथ जो दो राशियां चल रही है उनके बीच का जो एंगल जो होता है, ठीक है, एंगल भी आप लोग क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे। तो जब आप लोग ऐसी थ्योरी पढ़ोगे, तो जैसे मान लेते हैं अपने पास वोल्टेज और ये क्या करंट है, इन दोनों के बीच का आप लोग एंगल भी दिखा रहे हो, और ये इसका क्या बनेगा, फेजर डायग्राम बनेगा। इसका मतलब ऐसी करंट जो होगी वो आपकी वेक्टर भी नहीं है और स्केलर भी नहीं है, वो कौन सी है, वो आपकी कौन सी है, वो फेजर क्वांटिटी है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि वेक्टर, स्केलर और फेजर ये तीन प्रकार की राशियां होगी। स्केलर क्वांटिटी होगी जिसका मतलब जिसका आप केवल क्या करोगे, परिमाण प्रदर्शित करोगे, और जो वेक्टर जो होगा जिसका परिमाण भी आपको रिप्रेजेंट करना है और उसकी डायरेक्शन भी, जैसे फोर्स हो गया वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। चार्ज होगा, चार्ज अगर आपसे पूछा जाए चार्ज होगा वो कौन सी डिवाइस, कौन सी यूनिट है और कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी राशि है, तो वो स्केलर होगी। ऐसी जो होगी वो फेजर होगी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास दो आपके पास विद्युत राशियां होंगी और उनके बीच का एंगल भी आप लोग क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे साथ साथ। तो ये आज की क्लास थी। वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगली जो नेक्स्ट क्लास है वो जल्दी प्रोवाइड कर सकें। अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर करंट और इसके अलावा कुछ इसकी विशेष बातें और पढ़ेंगे, करंट के प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि करंट के कौन कौन से प्रभाव है और उन प्रभावों पर कौन कौन से उपकरण काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।